हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव्ड चैनल बेलव्ड एकेडमी। हमारा चल रहा है क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी। और उसमें आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा क्या है या फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, क्या गोल्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के। और उसमें फिर हमने देखा था डेटा क्या है, डेटा के कितने टाइप्स है, कितने तरीके के डेटा होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ देखा था। अब हम देखेंगे कि वो सारा जो डेटा है उन सबको कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड चाहिए होते हैं। अलग अलग तरीके के मेथड से, कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू देखते हैं, सर्वेस के थ्रू देखते हैं, केस स्टडीज़ के थ्रू देखते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। और इन्हीं में से दो मेजर मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिनको कि आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके ये जो नोट्स है एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी में से ही मैंने बनाया है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहते हो, पीडीएफ अवेल करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आप उस चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने इनकी ड्राइव लिंक शेयर कर दी है। ओके, बहुत हो गई बातें और बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम सीधा क्लास की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट मैथड्स इन साइकोलॉजी। जितने भी इम्पॉर्टेंट मैथड्स हैं उनमें से जो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारे लेवल के लिए सही है, वो हम देखने वाले हैं। अब इन मेथड्स की ज़रूरत क्या है या फिर क्या है, थोड़ा सा इंट्रो तो होना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूं, डेटा कैन नॉट बी कलेक्टेड थ्रू ए सिंगल मेथड ऑफ इंक्वायरी। अब किसी एक इंक्वायरी से, मतलब एक तरीके से डेटा तो कलेक्ट किया नहीं जा सकता एक तरीके के इंक्वायरी से। कुछ होता है जिनको देख कर पता लगता है, कुछ होता है जो देख के नहीं पता लगता है, उनसे क्वेश्चन करना होता है, उनका इंटरव्यू लेना होता है। कुछ होता है ना आप उनको देख सकते हो ना आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो, आपको पूरा सिनारियो, पूरा इंसिडेंट स्टडी करना पड़ता है, जिसको कि हम कहेंगे केस स्टडी, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडी टू कलेक्ट डेटा। तो ये सारे मेथड्स हैं, इनमें से आज हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी देखकर। ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्व करने का मतलब है देखना। तो देखकर, ऑब्जर्व करके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। सो ऑब्जर्वेशन इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है जिससे कि आप बिहेवियर को देखकर डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप उसको देख रहे हो तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये मेजरली लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। You may also have experienced that if you carefully observe a person or event for some time, you come to know many interesting things about the person or the event. तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी इंसान को या फिर किसी भी इवेंट को थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हो तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं उसके बारे में। ए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मैनी रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। हमने कहा कि आप अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी व्यक्ति के किसी भी बिहेवियर को या फिर कोई भी इवेंट को थोड़ा वक्त के लिए देखते हो तो आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है या फिर जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे जो डे टू डे के ऑब्जर्वेशन है उससे बहुत अलग होता है। किन मामलों में, हम वही देखने वाले हैं। देखो, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ हमको तो पता है, हमको तो समझ आ रहा है, मैम ये बार बार एक्सप्लेन क्यों कर रही है। तो देखो, मुझे इस तरीके के या फिर इस लेवल पे जाके समझाना होता है ताकि हर बच्चा समझे। तो इसीलिए कई बार बहुत इजी चीज़ों को भी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका कारण यही है कि मैं चाहती हूँ हर कोई समझे, जो थोड़ा तेज़ है वो भी समझे, जो थोड़ा सा तेज़ कम है वो भी समझे। ओके, और सिंस ये बहुत ही हमारा डिटेल्ड क्लास है, हम यहाँ पे ना तो वन शॉट कर रहे हैं, ना रिवीजन कर रहे हैं, ना ही हमारा एग्ज़ाम पास आ रखा है, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही स्क्रैच से, बिल्कुल ही डिटेल्ड वे में। ओके,
तो सबसे पहला जो जिन फैक्टर में डिफर करता है नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वो है सिलेक्शन. So psychologists do not observe all the behavior that they encounter, rather they select a particular behavior for observation. तो नॉर्मली अगर हम देखते तो हम सब कुछ देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और फिर वहाँ से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं. लेकिन साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी के थ्रू अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. फिर दूसरा है रिकॉर्डिंग में. So while observing, a researcher records a selected behavior using different means such as marking tallies for the already identified behavior whenever they occur, then taking note, describing each activity in greater detail using shorthand symbols, photographs, video recording, etc. 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 तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर बिहेवियर को उन्होंने सिलेक्ट कराया ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है. कैसे? जैसे जो हो गया उसको हमने टैली करके मार्क कर दिया, या फिर उसके बारे में नोट्स रख लिया बहुत ही डिटेल में, या फिर सिंबल के थ्रू, हैंड जेस्चर्स के थ्रू हमने उसको मार्क किया, या फिर फोटोग्राफ्स लिया, वीडियो रिकॉर्ड करा, ऐसे ऐसे. तो इस तरीके से क्या होता है, रिकॉर्डिंग की जाती है डेटा की. फिर होता है एनालिसिस. अब जो हम नॉर्मल डे पे देखते हैं उसको तो हम एनालिसिस नहीं करते, लेकिन साइकोलॉजी के लिए फिर या फिर साइंटिफिकली हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम एनालिसिस भी करते हैं. सो after the observation has been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive some meaning out of it. तो जैसे ही ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो जो रिकॉर्ड किया गया है डेटा उसको वो लोग एनालाइज करते हैं और एक पर्पस को लेके ही करते हैं कि ताकि उससे कुछ मीनिंग निकल सके. ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी ऑब्जर्व किया, तो ऐसे नहीं है. पर्टिकुलर एक उनका गोल रहता है कि उससे क्या है, कोई तो मतलब निकले उसका, है ना, कोई भी उसका मीनिंग निकले, ये उनका गोल रहता है. ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज ए स्किल. और आपको ये पता रहना चाहिए कि अच्छा ऑब्जर्व करना एक स्किल होता है, ऑब्जर्वेशन एक स्किल होता है. बहुत बार ऐसे होते हैं, मतलब अच्छा खासा लोग है लेकिन वो अंधे की तरह चलते हैं. अगर पूछो कि तुमने आते हुए वो रास्ते पे वो दुकान देखी, दुकान खुला है कि नहीं, यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे बोलेंगे. या फिर तुम जो रास्ते से आए हो वो रास्ता कैसा था, गड्ढा था कि अच्छा था, ध्यान ही नहीं दिया, मुझे तो आना था, मैं आ गया. तो कुछ लोग ऐसे एब्सेंट माइंडेड होके भी चलते हैं, बट एक्चुअल में अच्छा ऑब्जर्वेशन करना एक स्किल है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, मतलब प्रेजेंट में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं भटका सकते हो. तो एक गुड ऑब्जर्वर जो होता है उसको पता होता है व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर एंड हुम ही और शी wants to observe and when and where the observation needs to be made, in what form the observation will be recorded and what methods will be used to analyze the observed behavior. तो जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है उसको पता होता है कि वो क्या देख रहा है, किसके लिए देख रहा है, या फिर किसको देख रहा है, कहाँ देख रहा है, मतलब कब देख रहा है, कहाँ देख रहा है, और किस फॉर्म में वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड होगा, और कौन से मेथड यूज़ होगा बाद में उसको एनालाइज करने के लिए. तो अगर आपको पूछा जाए, आपसे सवाल पूछा ही जा सकता है कि आप लिस्ट करो अच्छे एक ऑब्जर्वर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जर्वर. गुड ऑब्जर्वर का अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक आप लिस्ट करो तो आप बोलोगे कि उसको पता होगा वो क्या देख रहा है, मतलब क्या ढूंढ रहा है, किससे ढूंढ रहा है, किसके लिए ढूंढ रहा है, कब ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, या फिर किस फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना है और कौन से मेथड के थ्रू बाद में उसको एनालाइज करना है. यही सारी चीज़ें, बहुत ही सिंपल सी बात है. फिर नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब हमने देख लिया कि ऑब्जर्वेशन क्या है और कैसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल मतलब डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट है. तो अब हम देखते हैं टाइप क्या क्या ऑब्जर्वेशन के. ओके, तो सबसे पहला है नेचुरलिस्टिक या फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, सॉरी या फिर नहीं, नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन. तो नाम से आपको पता लग रहा है, एक है नेचर में, मतलब जो नेचुरली हो रहा है, दूसरा है कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो उसमें जो नेचुरलिस्टिक है उसमें क्या आएगा, then when observation are done in natural or real life setting, उसको हम कहते हैं natural observation. In this case observer make no effort to control or manipulate the situation for making an observation. यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करता है, मैनिपुलेट नहीं करता है, जैसे है वैसे ही ऑब्जर्वेशन निकालता है. जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, घर हो गए, स्कूल हो गए, डे केयर सेंटर हो गए, ऐसे इन जगह पे.
और दूसरा जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है वो जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि हम कुछ फैक्टर को, सर्टेन फैक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सर्टेन फैक्टर दैट डिटरमाइन बिहेवियर एज दे आर नॉट फोकस फॉर द स्टडी। जिन चीज़ों को हमें फोकस नहीं करना या फिर जो चीज़ हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। ओके, फॉर द रीज़न स्टडीज़ इन साइकोलॉजी आर कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी। जैसे कि लैब में जो रिसर्च की जाती है, लैब में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट होती है जहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं कि इसके बाद ये होता है वो होता है, तो वो क्या होता है लैब में किया जाता है, तो वो वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि स्मोक, तो स्मोक में बहुत बार लैब में ऐसे जो स्मोक वगैरह बनाते हैं या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिकली बहुत सारा, तो वहाँ पे वो जो सिचुएशन है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व करता है। सो द पर्सन और इवेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द पर्सन और इवेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व मे नॉट बी अवेयर दैट ही और शी इज बीइंग ऑब्जर्व। और जिसको देख रहे हैं उसको शायद पता भी नहीं हो, वो शायद अवेयर भी ना हो कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि ऑब्जर्विंग स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन क्लास थ्रू सीसीटीवी कैमरा और बाय सिटिंग इन द कॉर्नर क्वाइटली। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्लास में पढ़ा रहे हैं तो और प्रिंसिपल मैम आ जाती है, प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, वो पीछे क्लासरूम में मतलब पीछे के बेंच पे बैठ जाते हैं, आराम से कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है, तो यहाँ पे तो देखो जैसे नॉन पार्टिसिपेंट की अगर हम एग्जांपल करें तो ऐसा सोचिए कि जो मैथ्स वाले सर हैं वो आराम से करा रहे हैं, बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे वो अपना कुछ 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 लिख रहे हैं, और जो प्रिंसिपल सर है वो चुपके से आके लास्ट बेंच पे बैठ गए हैं। तो अभी सर को पता नहीं है कि पीछे प्रिंसिपल बैठे हैं, और प्रिंसिपल जो है वो सर को देख रहे हैं, बच्चों के साथ मतलब सर लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो स्टूडेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेंट हम कहेंगे, क्योंकि पता नहीं हो रहा है ऑब्जर्वर नहीं उस इंसान को कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो ऑब्जर्वर है वो ग्रुप का पार्ट बन जाता है और फिर ग्रुप को ऑब्जर्व करता है। ही शी टेक्स सम टाइम टू एस्टेब्लिश अ रिपोर्ट। यहाँ पे हेलो नहीं होगा, ही होगा। ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पे ही होगा, ही और शी। ओके, so he or she takes some time to establish rapport with the group so that they start accepting her or him as one of the members। तो ये जो एक टर्म आया है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये आता है कि आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए कोई लोग आपको अपना समझे, आपको उस अपने मतलब ग्रुप का एक मेंबर समझे, आपको वेलकम करे, आपको एक्सेप्ट करे, इसके लिए आपको उस इंसान के साथ जो एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, जो एक अपनी क्या कहते हैं उसको, इम्प्रेशन क्रिएट करना पड़ता है, उसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऐसे पढ़ोगे, मतलब आप होगे क्या, टेस्टर, आपको कहेंगे टेस्टर, और जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो हमेशा टेस्टर को सब्जेक्ट के साथ एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। हर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको ये समझ आएगा, हर एक बार मतलब प्रैक्टिस करने के पहले। तो यहाँ पे और एक बात है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हाउएवर द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर विद द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड वुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फोकस ऑफ द स्टडी। तो अब स्टडी वो लोग करने वाले हैं, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च वो लोग करने वाले हैं, उसका कितना ज़रूरत है उसके हिसाब से वो ग्रुप में ऑब्जर्वर का कितना पार्टिसिपेंट है वो डिपेंड करेगा, है ना। अगर मानो किसी स्टडी का ये गोल है कि किसी का पूरा लाइफस्टाइल पता करना है, तो पूरा लाइफस्टाइल पता करने का मतलब उसके साथ सुबह से लेके क्या करना है, शाम तक रहना पड़ेगा। मतलब उसकी डेली लाइफ अगर देखना है तो A to Z देखना पड़ेगा। तो ये बात है, बस सिंपल सी बात है। तो ये अगर फोकस ये रहेगा कि लाइफस्टाइल का पता करो, तब उसके साथ पूरा टाइम 24/7 रहना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि कोई अगर खाना कैसे खाता है, सिंपल सी बात है, उसकी सिर्फ फूड हैबिट आपको चेक करना है। तो फूड हैबिट चेक करना है, तो जब वो खाना खा रहा होता है या फिर कोई भी फूड वो कंज्यूम कर रहा होता है, तब बस उसको देखो, या फिर खाना खाते टाइम उसके साथ रहो, तभी पता चल जाएगा उसका खाने का टेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड पे। तो जो नोट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। तो सबसे पहले देखते क्या है। सो द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज दैट इट एनेबल्स द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन ए नेचुरलिस्टिक सिचुएशन एज इट ऑकर्स। तो ऑब्जर्वेशन का ये एक फ़ायदा है कि ऑब्जर्वर को ये वो स्पेस देता है कि लोग जैसे हैं नेचुरली वैसे उनको स्टडी कर सकते हैं, जैसे ही है। अगर कोई भी इंसान जैसे नेचुरली ऑकर हो रहा है, मतलब हो रहा है, घट रहा है, वैसे वो स्टडी कर सकता है। ये एक बात, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो बुरी बात है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना बहुत ही लेबर इंटेंसिव है। मतलब उसमें लेबर तो लगता है कि आप जाओ, और अपना वक्त ज़ाया करो, ऑब्जर्व करो लोगों को, फिर आपको इंटरप्रिटेशन निकालो। तो यहाँ पे मतलब हार्ड वर्क तो लगता है, लेवल लगता है, मतलब लोग लगता है। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब किसी को अगर ऑब्जर्व करना है तो उसके साथ रहो, उसको देखो, समझो, बहुत टाइम लगता है। एंड इज ससेप्टेबल टू द ऑब्जर्वर बायस। ससेप्टेबल टू द ऑब्जर्वर बायस, ससेप्टेबल का मतलब होता है अपना अपना, मतलब अपने हिसाब से लोग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ऑब्जर्वर का बायस है ना। तो जैसे कि एक बात बताती हूँ मैं, बहुत ही एक सिंपल सी बात है। जैसे कोई अगर है ऑब्जर्वर, आप ऐसे समझो, देखो मैं बहुत ही अच्छे से ना एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाओ, बाद में याद रख पाओ। मानो जो ऑब्जर्वर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है। तो हेल्थ कॉन्शियस कोई इंसान होगा तो वो उसको वो स्वीट वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता होगा। वो उसकी डाइट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट होती होगी। तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी है कि जो लोग इतना ज़्यादा मीठा वीठा नहीं खाते, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो अच्छा है उनका फूड हैबिट। अच्छा, जाहिर सी बात है वो है, लेकिन किसी का मन में ये बात है। तो वो अगर किसी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करेगा, ऐसे इंसान की फूड हैबिट को ऑब्जर्व करने लगेगा जो ऐसा ही है, मतलब डाइट फॉलो करता है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो ऑब्जर्वर का अपना बायस रहेगा कि वाह ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे होगा, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ ठीक लगती है तो कोई और अगर वही चीज़ करेगा तो मुझे ठीक लगेगा। या फिर इस जगह पे अगर कोई मानो ऐसी चीज़ है जो गलत है लेकिन मुझे ठीक लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई अगर वो चीज़ करेगा तब गलत कर रहा होगा, मुझे ठीक लगता होगा, ऐसे लगेगा। जैसे मानो कोई ऑब्जर्वर है, उसको लगता है कि इंसान को जब चाहे सोना चाहिए, जब चाहे उठना चाहिए, जब उसका मन करे तब काम करना चाहिए, जो कि गलत है। आप लेट नाइट तक मतलब जागते रहोगे, देर करके, मतलब देर करके सुबह तक उठोगे, तो आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। और आपको जब भी मन करेगा आप काम करोगे, लेकिन तो ये खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जब मन करे सोना चाहिए, जब मन करे उठना चाहिए, जब मन करे काम करना चाहिए। ठीक है। तो उसी जगह पे कोई अगर ऐसा इंसान होगा जो मुझे कहेगा नहीं, रात सोने के लिए होती है, सुबह आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठ के जल्दी काम करना है, चीज़ें ये करनी है, जबकि वो सही है, लेकिन मेरे मन में लगेगा ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों बेकार में परेशानी बढ़ा रहा है, अपना मस्त रहो, जब जो मन में आए वो करो। तो ऐसी बहुत सारी बायासेस होती है ना। शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, बट ठीक है, वही चीज़ है। आपको अभी भूलने की कोई वो नहीं रहेगी। सो देयर फॉर ऑब्जर्वर को रिकॉर्ड बिहेवियर तब करना चाहिए जब वो हो रहा है या फिर जैसे जैसे वो हो रहा है, एंड शुड नॉट इंटरप्रेट द बिहेवियर एट द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। और उनको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए जब भी वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने बोली ना कि किसी को लगता है कि सुबह लेट उठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जब मन करे तब उठो। किसी को लगता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत सही है। तो जबकि जल्दी उठना सही बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि देर तक उठना भी सही है, तो उस जगह पे कंट्राडिक्शन आएगा। मुझे लगेगा कि सुबह जल्दी उठ रहा है, ठीक ही है, मतलब हो सकता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बायस रहेगा। ओके, बहुत बात हो गई ऑब्जर्वेशन की। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को। तो एक्सपेरिमेंट जो है, जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि हम अपने से कुछ करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेटअप होगा, जो सेटिंग होगा, वो कैसा होगा, कंट्रोल्ड होगा। यानी हम इसको कंट्रोल्ड वे में अपने तरीके से, अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट्स जनरली कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स इन ए
कंट्रोल सेटिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को हम देखते हैं, और वो किसके बीच होता है, दो वेरिएबल के बीच हो सकते हैं या फिर दो इवेंट्स के बीच, नहीं, दो इवेंट के बीच हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है, क्या कॉज के हिसाब से, मतलब कौन से कॉज से कौन सा इफेक्ट हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक इफेक्ट है कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, ओबेस हो रहा है, ओबेसिटी हम कहते हैं मोटापा। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, इसका कॉज हो सकता है कि कोई बंदा ओवर ईटिंग कर रहा है, वो ज़्यादा खाना खा रहा है, इसलिए उसकी जो वेट है वो गेन हो रहा है, वो मोटा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को अगर कंट्रोल करा, खाने पे अगर हमने कंट्रोल करा, मतलब जो सेटिंग है, जो सेटअप है, इसको अगर हमने थोड़ा सा मानो कम किया, तो इसके वेट में भी थोड़ी सी कमी आएगी। और यहाँ पे अगर हमने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है इसको, तो ये भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो सकता है, वेरी करता है, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो वेरी करता है। तो किसी का वेट है, वो भी वेरी हो सकता है, वेट है वो वेरी हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। फूड हैबिट है या फूड अमाउंट है, वो भी वेरी हो सकता है। तो दो बिटवीन टू वेरिएबल या फिर टू सेट ऑफ इवेंट, ये दोनों भी दो इवेंट ही है, आप समझ लीजिए। तो टू सेट ऑफ वेरिएबल के बीच, टू सेट ऑफ वेरिएबल के बीच क्या करने से, कौन सी चीज़ को कंट्रोल करने से क्या रिलेशनशिप बनता है, कॉज और इफेक्ट, वही हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। बहुत सिंपल सी बात है और अच्छा एक एग्जांपल से मैंने समझाया, आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ ए केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीड्यूर इन विच चेंजेस आर मेड इन वन फैक्टर एंड द इफेक्ट इज स्टडीड इन अनदर फैक्टर विल कीपिंग द अदर फैक्टर, अदर रिलेटेड फैक्टर कॉन्स्टेंट। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया ओवर ईटिंग का और ओबेसिटी का। तो यहाँ पे कहा है कि चेंजेस जो है वो किसी एक फैक्टर में किया जाता है, तो हमने चेंज किया किसी के फूड अमाउंट पे, कि वो कितने कैलोरी खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ऐसे। तो इस पे हमने एक को क्या किया, चेंज करा, और उस एक के चेंज का इफेक्ट में दूसरे में क्या चेंज आया, उसको हमने स्टडी करा। ओके, इन द एक्सपेरिमेंट कॉज इज द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड। जो कॉज होता है यानी जो ओवर ईटिंग है, उसको चेंज किया जाता है या फिर मैनिपुलेट किया जाता है। एंड जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। और इस ईटिंग में हमने कौन सा चेंजेस किया, कौन सा मैनिपुलेशन किया, इसके वजह से किसी के वेट में क्या चेंजेस आया, वो हुआ हमारा इफेक्ट। ओके, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल है इन चीज़ों को समझना। तो अब हम वेरिएबल कर रहे थे, देख लेते हैं वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल वो स्टिमुलस है जो कि वेरी करता है, यानी चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है वो, इट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज और चेंजेस। तो ये अलग अलग वक्त पे, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग वैल्यू ले सकता है। जैसे हमने फूड की बात देखी, ओवर ईटिंग की बात देखी, चलो ओवर ईटिंग हम छोड़ते हैं, हम सीधा फूड बोलते हैं। फूड, तो जो खाना है इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। कैलोरी में हम देख सकते हैं उसको, कभी ये इतना कैलोरी हुआ, कभी एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरी, कभी वाई अमाउंट ऑफ कैलोरी। तो ये हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। और दूसरी बात है कि ये मेजर किया जा सकता है, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो कोई भी चेंज जो बदलता है वक्त के साथ साथ, अलग वैल्यू उसका हो जाता है, उसको मेजर किया जा सकता है, वो क्या है, वो वेरिएबल है। और कोई भी चीज़, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हुआ, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वेरिएबल नहीं होते, उसके जो एट्रीब्यूट्स है यानी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरिएबल होते हैं। जैसे कोई पेन है, अब पेन तो एक सामान है, वो तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन पेन में अलग अलग शेप है, अलग साइज है, अलग कलर है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का पेन आता है, तो वो हुआ वेरिएबल। लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग होते हैं, अलग अलग कलर के लोग होते हैं, कोई गोरा चिट्टा होता है, कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लोग होते हैं येलोविश कलर हो जाता है उनका, तो अलग अलग है। फिर इंटेलिजेंस के बेसिस पे लोग डिफरेंट होते हैं, किसी का हाई इंटेलिजेंस है, किसी का मॉडरेट लेवल पे है, किसी का क्या है, लो इंटेलिजेंस लेवल होता है। ओके, तो इस तरीके से मतलब लोग वेरी करते हैं। तो जो वेरी करता है, जो बदलता है, वो वेरिएबल है, सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल में भी अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहला एक आता है इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है डिपेंडेंट। तो पहले हम इंडिपेंडेंट देखते हैं। तो वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और अल्टर्ड और इज स्ट्रेंथ वेरीड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट। तो
एक्सपेरिमेंट के दौरान रिसर्चर के द्वारा जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है या फिर अल्टर किया जाता है, अल्टर्ड मतलब चेंज किया जाता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस अगर लाया जाया है तो वो हुआ इंडिपेंडेंट। और इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल विच द रिसर्चर वांट्स टू ऑब्जर्व और नोट इन द स्टडी। और इसी वेरिएबल का इफेक्ट होता है, इसी चेंज की वजह से जो इफेक्ट आता है उसी को ऑब्जर्वर स्टडी करता है या फिर नोट करता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो करना चाहता है, जो ऑब्जर्व करना चाहता है, जो स्टडी का एंड गोल वो चाहता है, उसी के हिसाब से वो मैनिपुलेट करता है। अगर मैं चाहूँगा, सॉरी मैं चाहूँगा नहीं, मैं चाहूँगी कि मेरा जो है वेट घटे, तो मैं अपना फूड को क्या करूँगी, फूड में जो कैलोरी होगा उसको मैं घटाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने चेंजेस किया, मतलब इसमें मैंने चेंजेस किया तो ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं अपने हिसाब से चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि वेट मेरा घटे, तो वेट घटेगा तो मैं इसमें चेंजेस लाऊंगी। अगर मैं चाहूँगी वेट मेरा बढ़े, वेट गेन हो, तो इसमें मैं और चेंजेस लाऊंगी। तो मैं जो चेंजेस लाऊंगी उसके हिसाब से इधर रिजल्ट होगा, या फिर मैं जो रिजल्ट चाहती हूँ उसके हिसाब से इधर मैं चेंजेस करूँगी। ओके, समझ आई बात। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ते, एक्टिव वॉइस और हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, कि राम ने डोर क्लोज किया, सिंपल सी बात है, और राम के द्वारा डोर क्लोज हुआ या फिर डोर क्लोज हुआ राम के द्वारा, तो ऐसी बात है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट द फेनोमेना द रिसर्चर डिजायर्स टू एक्सप्लेन। और उसी जगह पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओ सॉरी ये लाइन ना इधर आना चाहिए था शायद, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये लाइन इधर नहीं आएगा, ये इंडिपेंडेंट ही होगा। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट द फेनोमेना द रिसर्चर डिजायर टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको या फिर वहीं से पता चलता है कि रिसर्चर क्या चेंज करेगा, क्या मैनिपुलेशन करेगा, और उसको आखिर में क्या डिज़ायर है उसको एक्सप्लेन करने की, या फिर एंड गोल वो क्या चाहता है। ओके, फिर हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नाम से पता लग रहा है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट दिखा जाता है वही है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट यहाँ पे हुआ मेरा वेट और इंडिपेंडेंट यहाँ पे हुआ मेरा फूड। It is expected that the changes in the dependent variable will ensure from the changes in the independent variable. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम डिपेंडेंट में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम इंडिपेंडेंट में चेंजेस लाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है। फिर thus the independent variable is the cause and dependent variable is the effect in any experimental situation। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट है वो क्या हुआ, वो हुआ कारण, और जो डिपेंडेंट है वो हुआ इफेक्ट। सिंपल सी बात है। फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आई एम सो सॉरी, बहुत चीज़ें होती है जो मुझे बहुत सिंपल लगता है लेकिन आप लोगों को शायद ना लगे, तो मेरा ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कहने का आप लोग बुरा मत मानना। पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आपको भी सिंपल लगे और आप भी कहो रही ये तो सिंपल सी बात है, मैम इतना ज़्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रही है, आप ऐसे सोचो। क्योंकि तब जाके अगर कोई चीज़ आपको सिंपल लग रही है, समझ आ रहा है, तब जाके मेरा मिशन कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक नोट हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंटरडिपेंडेंट, नाइदर ऑफ डैम नहीं, नाइदर ऑफ डैम ओके सॉरी, जो डैम हुआ वो तो वो पानी वाला डैम हो गया ना। ओके, सो नाइदर ऑफ डैम कैन बी डिफाइंड विदाउट द अदर। एक के बिना दूसरे को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूजन बाय द रिसर्चर इज नॉट द ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे एक और बात समझो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिसर्चर ने जो चेंज किया कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल में देखना चाहता है, सिर्फ वही चीज़ नहीं, मतलब वो चेंज ही एकमात्र फैक्टर नहीं होता है जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी और भी फैक्टर हैं। अगर मैं इस बात को आपको बहुत और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं, जैसे ये मैं हूँ प्रियशी, मैं अपनी एक प्यारी सी स्माइली बनाती हूँ, ये मैं हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ। ओके, और ये है मेरा ऑफिस, जैसे मैं अभी बैंक में नौकरी कर रही हूँ तो ये है मेरा ऑफिस। तो यहाँ पे मैं अभी इधर हूँ,
ये मेरा ऑफिस है, सिंपल सी बात है। अभी मैं रास्ते पे ऐसे खड़ी हूँ और मुझे ऑफिस जाने के लिए चाहिए ऑटो। तो अब ऑटो जो है वो अपने हिसाब से आ रहा है और उस पे सीटें रहेगी नहीं रहेगी, वो भैया मुझसे कितना भाड़ा लेंगे। हाँ, कई जगह पे वो फिक्स होती है, कुछ लोग ऐसे झगड़ा भी करते नहीं, इतने भाड़ा में नहीं ले जाएंगे और 100 रुपये आप दो, सॉरी, और 10 रुपये आप दो। तो यहाँ पे ऑटो जो हुआ वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और मैं यहाँ पे मैं डिपेंड कर रही हूँ ऑटो के ऊपर, तो मैं हुई डिपेंडेंट। तो यानी कि इस इंडिपेंडेंट में जितना चेंजेस आएगा उतना मेरे में इफेक्ट दिखेगा। अगर ऑटो लेट से आ रहा है तो मुझे ऑफिस पहुंचने में लेट होगा, मतलब वो उसका फैक्टर जो है मेरे पे आएगा, मतलब उसका इफेक्ट मेरे पे आएगा। या अगर जल्दी आएगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो इसका भी इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे ये हमने तो यहाँ पे पहली बात हमने समझ लिया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। दूसरी बात हम समझते यहाँ पे कहाँ है कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे हैं? अब देखिए, मैं खड़ी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं ऑटो के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ कि ऑटो आएगा तब मैं जा पाऊंगी। ऑटो वाले भैया भी सुबह निकले हैं कि मुझे सवारी मिलेगा तब जाके मेरे पे पैसा आएगा, तो ये भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो मैं जाने के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ये भाड़ा के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम दोनों क्या हुए, इंटरडिपेंडेंट। लेकिन अब यहाँ पे हमने ऑटो को क्या कहा, बहुत गंदा सा ये ड्राइंग हो गया, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो ऑटो को हमने कहा इंडिपेंडेंट और मैंने खुद को कह दिया डिपेंडेंट। ठीक है, मैं डिपेंडेंट हूँ, ऑटो इंडिपेंडेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात हमको कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट में जो हम चेंजेस करते हैं उसका ही इफेक्ट नहीं होता है, डिपेंडेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और भी बहुत सारी चीज़ों में एक क्या है, जैसे ऑटो, अभी ठीक है ऑटो वाले भैया आए हैं, मुझे 10 बजे पहुंचना है, ठीक है, ऑटो वाले भैया 9:50 पे आ गए, वेरी वेरी गुड। बट ऑटो में जगह ही नहीं है, फुल सवारी है, तब मैं नहीं जा पाऊंगी, तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरी एक फैक्टर हो सकता है कि इनसे मेरी पैसों को लेके नहीं बनी, ये मुझसे 20 मांग रहे हैं, मैं बोल रही हूँ नहीं भाई 15 में ले चलिए, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा एक और फैक्टर हो सकता है, जैसे मुझे 10 बजे निकलना है, 9:50 पे ऑटो आएगा, तो मैं आराम से 5 मिनट में 9:55 पे पहुँच जाऊँगी। लेकिन मैं घर से निकली ही हूँ 9:57 पे, इतना गंदा हो गया ये, बहुत गंदा हो गया। तो मैं घर से निकली ही हूँ 9:57 पे, तो मेरा जो निकलने का टाइम है उस पर भी डिपेंड हो रहा है कि मैं ऑफिस कितने बजे पहुंचूंगी। तो बहुत सारी अलग फैक्टर्स है जिसके वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एंड रिजल्ट है, उसमें बहुत चेंजेस आता है। ओके, तो मैंने लाइक रियल लाइफ एग्जांपल से, अपनी ही लाइफ के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी। वैसे मैं ऐसे 5 रुपये के लिए लड़ती नहीं हूँ, और लड़ना तो मैं लड़ती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इधर भाड़ा जो है फिक्स है, मेरे घर से ऑफिस जाने का 20 रुपये लेते हैं ऑटो वाले भैया, तो ये फिक्स है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है। तो किसी एक इंसान के ऊपर हमने किया एक्सपेरिमेंट, तो वो एक इंडिविजुअल हो गया, और दूसरा हमने ग्रुप में भी हम कर सकते हैं, तो वो हुआ ग्रुप। अब ग्रुप में भी दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंट जो है जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स। तो हर एक एक्सपेरिमेंट में एक या एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक या एक से ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप होता है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? Experimental group is a group in which members of the group are exposed to independent variable manipulation। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको ऐसे ही भेज देते हैं। जैसे मानो ये जहाँ जो एग्जैक्टली एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, वो वहाँ पे एक ऐसा है, एक ऐसा रूम था, मतलब एक ऐसा रूम नहीं था, मतलब 3 रूम था, और तीनों रूम में आ, सब इक्वल था, मतलब लाइट है, आप समझ लो लाइट चेयर टेबल सब कुछ क्या है, इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला एक रूम था जहाँ पे कोई नहीं है, आराम से है सब कुछ, मतलब ये बस ठीक है, कुछ लोगों को हम इधर भेजेंगे। और दूसरे रूम में ऑलरेडी हमने 2 लोगों को बिठा रखा है और उनको कहा है कि आप थोड़ा बहुत कुछ ऐसे रिएक्ट करो, या फिर मतलब आपको कुछ भी रिएक्शन देना है। और तीसरे ग्रुप में भी हमने 2 लोगों को बिठा रखा है, पहले से 2 ऑब्जर्वर है, लेकिन उनको बोला आप कुछ भी रिएक्शन मत देना, है ना।
तो यहाँ पे और तीनों रूम में इक्वल अमाउंट में उन्होंने क्या डाला, स्मोक डाला। स्मोक डाला मतलब बच्चों को भेजा, और बच्चों को भेजने के बाद तीनों रूम में इक्वल अमाउंट में स्मोक दे रहे हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है यानी जो स्मोक आ रहा है उसको ये लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब इनका अभी इनके ऊपर डिपेंड है कि ये लोग रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, उस स्मोक को एंजॉय करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, या कुछ करना है जो है एक्सपेरिमेंट है। और ये जो है दोनों है कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हमने दो लोगों को बिठा रखा है और हमने कहा है आप कोई रिएक्शन मत देना, ऐसा हमने कहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लोग और आएंगे नया और देखेंगे पुराने जो बैठे हैं स्मोक आ रहा है तो ये लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो शायद कुछ नहीं हुआ होगा, पहले भी आया होगा तो बस ऐसे ही बैठे हैं वो भी, क्योंकि कंट्रोल हो गए चीज़ें। इधर भी क्या हुआ, यहाँ पे दो लोगों को बैठा रखा है और उनको कहा है कि जैसे स्मोक आएगा आप लोग चिल्ला चिल्ली शुरू कर देना। तो इन्होंने चिल्ला मचाना शुरू कर दिया है, तो उनको वो भी डर गए, वो भी रिएक्ट करने लगे। तो ये इन दोनों को हमने क्या करा, कंट्रोल कर लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया हमने। तो ये हो गया कंट्रोल ग्रुप और ये हमारा हुआ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। समझ आ गया? ओके। मतलब जो मेंबर्स है, ग्रुप मेंबर्स है, उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन में एक्सपोज कर दिया जाता है। ओके। और दूसरा हमारा है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में इज अ कंपैरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट द मैनिपुलेट वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट। और कंट्रोल ग्रुप में जो मैनिपुलेशन वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल मैनिपुलेशन करने का जो आपका एट्रीब्यूट है, जो ट्रेट है, वो बस वो रहता है, मिसिंग रहता है, क्योंकि इधर आप वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, तो पहले से ही कंट्रोल हुआ हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल में है वो पार्टिसिपेंट वे सेंड टू 3 टाइप्स ऑफ रूम्स, तो ये तो हमने समझा दिया। तो कंट्रोल ग्रुप में 1 पर्सन अलोन इन द रूम, ऐसा है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 1 विथ 2 अदर पार्टिसिपेंट ऑलरेडी सीटेड, 1 विथ नो इंस्ट्रक्शन गिवन टू द 2 अदर्स। तो एक में पार्टिसिपेंट ऑलरेडी बैठे थे, एक में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, एक में इंस्ट्रक्शन दे रखा था, तो ऐसा ही है। ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है लैटिन एंड डर्ले स्टडी का। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है कंट्रोलिंग एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है जो इररिलेवेंट है, ऊपरी है, मतलब ऐसे ही आ गया, उसको बिन बुलाए मेहमान अगर हम कहेंगे तो उसको हम ऐसे कहते हैं एक्स्ट्रानियस। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एकमात्र वही जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट करे, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करे, है ना। मतलब अगर हमने ऐसा कहा कि स्पेशल ग्लास जो है वो मानो दूल्हे के लिए लाया गया है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जो ग्रूम है, वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट है वो मानो एक स्पेशल ग्लास है या फिर स्पेशल सेट ऑफ मतलब प्लेट का, ग्लास का सेट है, उसको मेरी बहन इधर बैठी है वो हंस रही है मेरा एग्जाम्पल सुन के, वो सेट है वो सिर्फ दूल्हे के लिए लाया गया है। तो हम ये ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सेट वाले जो ग्लास और प्लेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ दूल्हे राजा ही खाना खाए, जो उनके साथ एक्स्ट्रानियस है, मतलब जो बाराती है, उनको कहीं ये सेट पे खाना ना मिल जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है। ओके। मुझे पता नहीं आप लोग एंजॉय करते हो कि नहीं, बहुत ही ख़राब सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हो उसको, वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट ना करें। वो किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल हो सकता है, जैसे किसी का इंटेलिजेंस, किसी का एंजाइटी, किसी की पर्सनालिटी। तो मानो किसी से हम, मतलब किसी के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो जैसे वो वाला था, वो रूम वाला एक्सपेरिमेंट था, स्मोक वाला। तो यहाँ पे हमें स्मोक वाला किया, तो कोई अगर बहुत मतलब नॉर्मल सा बच्चा है, सबको हमने भेज दिया और हमने उनका रिएक्शन चेक करा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है किसी को, वो तो स्मोक देखते ही इतना एंजाइटी हो जाएगा, वो उसको बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब सिचुएशन कर देगा, पूरा उधम मचा देगा। तो हम ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा एक्सट्रीम चीज़ें ना हो, मतलब ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, मतलब किसी के पर्सनल ट्रेट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है सिचुएशनल, एनवायरनमेंट रिलेटेड, नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब का भी कोई वो ना रहे। मतलब हम चलो बाहर कोई एक्सपेरिमेंट हमें करना है, हम गए, सबको हम लेके गए, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हम गए,
और हमने मौसम कैसा रहेगा वो देखा नहीं, और जब हम फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने गए तब अचानक से बहुत ज़्यादा धूप निकल गई है या फिर बहुत ज़्यादा अचानक से बारिश हो गई है। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट को हमारे वो ना करे, इफेक्ट ना करे, हमें इसका ध्यान रखना है। फिर है सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल ये होता है जैसे रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ टास्क, फैटिग और प्रैक्टिस इफेक्ट्स। तो बहुत बार क्या होता है सिक्वेंशियल वेरिएबल, मतलब जैसे बहुत लोगों को ना करते 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 ऐसे आदत हो जाती है कि चलो इसके बाद तो ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो इसलिए अगर कुछ मतलब नए तरीके से अगर कुछ भी हो रहा है तब वो लोग जो नई चीज़ करना है उसका इंस्ट्रक्शन ना लेके वो पुराने अपने सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये चीज़ भी ना हो, ओके है ना। जैसे ऑर्डर ऑफ टास्क, तो जैसे नए में एक आया 1 2 3 ऐसे सीरियल आता है, लेकिन नए में एक आया कि 1.5 आ गया, 2.5 आ गया। तो जो पुराना बंदा है उसको तो 1.5 2.5 का पता ही नहीं है, वो 1 2 3 कर रहा है, ऐसा होगा। फिर फैटिक, फैटिक मतलब बहुत बार ऐसे अच्छा नहीं, मन उठ गया तो ऐसे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ऐसे है। फिर करते करते ऐसा हो गया कि मतलब मन नहीं कर रहा होता, या फिर बहुत टायर्ड लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। और फिर है प्रैक्टिस इफेक्ट, बहुत बार प्रैक्टिस करते करते ऐसे ऐसे कर लेते हैं लोग, तो वो ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने तो देख लिया है कि ये वेरिएबल है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट से बचाना है इनको, मतलब हमारा ये ग्लास सेट है और ये डिपेंडेंट जो है हमारे दुल्हे राजा है, तो वही चीज़ बारातियों से हमें इस सेट को बचाना है। अब टेक्निक क्या हो सकता है, तो टेक्निक हो सकता है एलिमिनेशन, कि बाराती को हटा ही दो बट ऐसा नहीं हो सकता, मजाक कर रहे हो। सो रिमूव द एक्सट्रेनियस वेरिएबल कम्प्लीटली, एग्जाम्पल यूजिंग ए साउंड प्रूफ रूम। तो जैसे अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे नॉइज़ आ रहा है तो आप ऐसा एक रूम यूज़ कर लो जो साउंड प्रूफ है, ठीक है। फिर होल्डिंग कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल है उसको आप हमेशा हर ग्रुप में कांस्टेंट रखो। फिर मैचिंग, आप मैच पार्टिसिपेंट्स ऑन द की वेरिएबल, या फिर यानी कि एज जेंडर, तो आप मतलब मैच कर सकते हो। जैसे कई बार अगर ऐसा हो गया कि आपने मानो स्टूडेंट्स लेने हैं, स्टूडेंट के बीच में करना है, तो स्टूडेंट्स में कुछ 6th के बच्चे भी है, 7th के बच्चे भी है, अलग अलग मानो 6 स्कूल से 6th के बच्चे आए और 7th के बच्चे आए। तो अब उसमें ये कर सकते हो कि आप मैच कर लो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कि जो भी फीमेल्स है, जो भी गर्ल्स है उनको अलग दे दो, जो भी बॉयज़ है उनको अलग दे दो, या फिर एज के हिसाब से, मतलब जो 6th वाला बच्चा है उसका एज कम होगा, 7 वाला बच्चा मतलब 7th बच्चा है उसका एज ज़्यादा होगा, तो आप एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। या फिर काउंटर बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग का मतलब होता है चेंज द ऑर्डर ऑफ द टास्क टू अवॉइड सिक्वेंशियल इफेक्ट्स। और जो सिक्वेंशियल इफेक्ट्स होता है उसके हिसाब से आप ऑर्डर, मतलब टास्क का जो ऑर्डर है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो सीरियल है उसको चेंज कर सकते हो। फिर है रैंडम असाइनमेंट, रेंडमली एलोकेट पार्टिसिपेंट टू द ग्रुप। आप बताओ मत, आप रेंडमली ऐसे ही कर दो, तब वहाँ पे जब पहले से किसी को कुछ पता ही नहीं रहेगा तब कोई उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेंडमली हो गए। जैसे हम एक्सटेम्पर स्पीच ऐसे करते हैं ना, तो वही है। अभी जो एक वेल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट होता है उसका स्ट्रेंथ क्या क्या है और लिमिटेशन क्या क्या है, हम वो देखते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का ना कुछ अच्छी बातें होती है जो कि स्ट्रेंथ हुआ, कुछ बुरी बातें होती है जो लिमिटेशन है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है कि ये हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देता है वेरिएबल के बीच, अच्छी बात है। और दूसरी बात है स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी है, मतलब जो कॉज और इफेक्ट है उसका हम एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया था फूड वाला, तो फूड कितना कैलोरी कमाने से, मतलब कम करने से मेरा वेट में कितना कमी आएगा, या फिर कितना ज़्यादा करने से मेरे वेट में कितना गेन आएगा, ये हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, अच्छी बात है ना। और इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है कि लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिजल्ट में नॉट अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम रिजल्ट लेके आते हैं वो रियल लाइफ में इफेक्ट ना ही कर रहा हो। जैसे कि सेम फूड वाला अगर हम ले, तो फूड के हिसाब से जो वेट का है वो सही नहीं भी हो सकता है बहुत बार, क्योंकि ये सिर्फ खाने से और वेट से कोई मतलब नहीं बनता है। उसके लाइफस्टाइल में, उसके दिनचर्या कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। और आर्टिफिशियल सेटिंग, नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रेप्लिकेट नेचुरल कंडीशन। और यहाँ पे आर्टिफिशियल जगह पे करनी होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट है तो लैब में करना होता है, तो हमेशा हम नेचर में वो कर भी नहीं सकते। और फिर है कंट्रोल डिफ़िकल्टी, हमें हमेशा हर वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। मतलब ठीक है, हमने मान लिया कि अच्छा वाला ग्लास और प्लेट सेट
हम आपने दूल्हे के लिए रखा है। अब जाहिर सी बात है, या फिर ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप बारातियों को कंट्रोल कर पाए या फिर बारातियों को ना ही दे पाए, मना ही कर पाए। कोई अगर बच्चा बहुत ज़िद्दी है कि मुझे तो दूल्हे जो चाचा है मेरे चाचा के प्लेट में ही खाना है, अब उस बच्चे को आप मना तो नहीं कर सकते हो ना। तो वही बात है, तो इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक आएगा, फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट। तो बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है। और फिर हमारा नेक्स्ट एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है कोरिलेशनल रिसर्च। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट एक और मेथड है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा नेक्स्ट और एक टॉपिक है जिसका नाम था फील्ड एक्सपेरिमेंट या फिर क्वाजी एक्सपेरिमेंट। तो पहले देखते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग, फील्ड से पता लग रहा है फील्ड है, नॉट इन लैब्स टू एंश्योर हाई जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, कि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन हो उसमें, मतलब बहुत ही जनरल हो, वो सब पे लागू करे और वो नेचुरल सेटिंग में किया जाए। जो नेचुरली ऑकर हो रहा है उसको अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज होगा, सब पे लागू होगा। ओके, यूजफुल व्हेन द फेनोमेना एक्चुअली ऑकर इन द रियल वर्ल्ड। और जैसे हम रियल वर्ल्ड वाली एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको अगर हम नेचुरल सेटिंग से करते हैं तो ये हमें तब काम आता है जब अगली बार कोई वैसा फेनोमेना हो रहा है रियल वर्ल्ड में। ओके, एग्जाम्पल में, ए रिसर्चर कंडक्ट्स स्टडी इन ए स्कूल टू कंपेयर लेक्चर वर्सेस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स फॉर बेटर स्टूडेंट लर्निंग। कोई रिसर्चर है वो स्कूल में एक्सपेरिमेंट करता है कि बच्चे लेक्चर से ज़्यादा सीखते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये हमारा हुआ फील्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब ऑन दी फील्ड में जाके नेचुरल सेटिंग में उसने करा। नेचुरली बच्चे पढ़ रहे हैं, मानो लेक्चर से कोई टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे लेक्चर दे रहा है, कोई है जो डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ा रहे हैं, और उन दोनों में देखा कैसा है क्या है। ओके, देखो बहुत सी बातें हैं ना जो अपने से मान लेना चाहिए। इसको आप अगर नेचुरल ना करके आप आर्टिफिशियल भी पकड़ सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो कि लेक्चर दे के देखा बच्चों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करके देखा। तो बहुत सी चीज़ें अपने से आपको मान लेनी चाहिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं मतलब अपने से मान लेनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस यूज़ करके उसको समझना चाहिए कि ये किस पर्सपेक्टिव में कहा गया है। आई एम सो सॉरी, मैंने इसको ऐसे बोला कि मान लेनी चाहिए, एक्चुअली मान लेनी नहीं चाहिए, आपको उस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में बोला गया है। फिर यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड लाइक इन लैब एक्सपेरिमेंट। अब ये फील्ड में हो रहा है, यानी ऑन द फील्ड नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, लेकिन इधर भी वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ओके, सिंपल सी बात है। जैसे कि इधर आप डेमोन्स्ट्रेशन में इसको आप नेचुरली भी पकड़ सकते हो कि नेचुरली कोई पढ़ा रहा है, या फिर जैसे मैंने कहा ना आर्टिफिशियल में, तो आप यहाँ पे ऐसे समझो कि जब तक हमने देखा कि ये नेचुरली हो रहा है, नेचुरल सेटिंग में है, तब तक हमने इसको कहा कि चलो ये नेचुरली हो रहा है, कोई लेक्चर से पढ़ा रहा है, कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो हम इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेज में है हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग में होता है तो इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इकोलॉजिकल मतलब नेचुरल सेटिंग में जो चीज़ होती है, इकोलॉजी का पता है ना आपको, तो उस हिसाब से नेचुरली अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो नेचर से लिंक्ड है, वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो जाता है, तो इसकी वैलिडिटी उस इकोलॉजी में या फिर यानी उस डेमोग्राफी में, उस जियोग्राफिकल एरिया में बनी रहती है, उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन रहता है, यूज़ रहता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो फील्ड में हो रहा है ना, यहाँ पे तो एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव तो होता ही है, आप जाओ जाके करो तो एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, यही सारी बात है। अब हम क्वाजी को देखते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंट का क्या मीनिंग है। हमने देखा फील्ड एक्सपेरिमेंट, अब हम देखते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंट। क्वाजी मीन्स एज इफ, सो दीज आर नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंट जो है ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, क्योंकि क्वाजी का मतलब ये होता है एज इफ, मतलब अगर होता तो, या फिर अगर ऐसा होता तो, अगर मगर ऐसी बातें हैं। तो यूज्ड व्हेन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल इज अनएथिकल और इम्प्रैक्टिकल, और इसको तब यूज़ किया जाता है जब जिस वेरिएबल को हमने मैनिपुलेट करना है ना वो अनएथिकल हो, इम्प्रैक्टिकल हो। तो जब जैसे वो हम मैथ्स में नहीं लेते एक्स, कि मान लेते एक्स की वैल्यू 1 है, तो आपका जो क्वाजी एक्सपेरिमेंट है वो साइकोलॉजी का एक्स है, आप ऐसे समझो। एक्स का मतलब वो वाला एक्स नहीं, मैथ्स वाला एक्स है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते, तो अगर हमें वेरिएबल को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो रहा है और वो अनएथिकल है, इम्प्रैक्टिकल है,
तब हम उसको मैनिपुलेट नहीं करते, हम मान लेते कि चलो कर लिया। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर बट द नेचुरली ऑकरिंग। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि जो नेचुरली हो रहा है उसको मैनिपुलेट करते। यानी चलो ये चीज़ हो रही है, मतलब कुछ नेचुरली हो रहा है, अब इसको मैनिपुलेट करना इम्प्रैक्टिकल है तो हम क्वाजी कर लेते हैं, मतलब एज इफ करके मान लेते हैं। ग्रुप्स आर प्री एग्जिस्टिंग नॉट रेंडमली असाइंड। और यहाँ पे जो ग्रुप्स होता है वो एग्जिस्टिंग होता है, वो हम रेंडमली नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्टडिंग चिल्ड्रन हु लॉस देयर पेरेंट्स इन एन अर्थक्वेक वर्सेस दोज हु डिड नॉट। तो यहाँ पे कोई अगर बच्चा है जिसने अर्थक्वेक में अपने पेरेंट्स को खो दिया, उसको स्टडी करना, एंड दोज हु डिड नॉट, और जिन्होंने नहीं लूज़ किया है, मतलब जिनके मम्मी पापा है और जिनके नहीं है, अगर हमें उनमें स्टडी करना है तो ये क्या होगा, ये प्री एग्जिस्टिंग है ना, ये तो रैंडम नहीं है। मतलब रैंडमली हम किसी के पेरेंट्स को ऐसे नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स नहीं है तुम्हारे तो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, ये नहीं होता, ये एग्जिस्टिंग है तो है, नहीं है तो नहीं है। पर्पस क्या होता है, टू फॉर्म एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स। तो यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं जो नेचुरली हो रहा है। यानी नेचुरली किसी ने अर्थक्वेक में अपने पेरेंट्स को खोया है और वहाँ से हमने उनको सिलेक्ट करके एक एक्सपेरिमेंटल या फिर एक कंट्रोल ग्रुप हमने बना लिया है। तो इतनी सी बात है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कोरिलेशनल रिसर्च, तो इसको तो हम बाद में देखते हैं। अभी आप लोगों के लिए फ़िलहाल मैं बता दूं कि मेरा इंस्टा आईडी है प्रियशी सूत्रधर। अगर आपको इंस्टा आईडी के थ्रू मेरे से टच में रहना है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। दूसरी बात है, मैं चाहूँगी आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि कैसा लग रहा है, मेरा एफर्ट कितना काम कर रहा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और अगर नहीं लग रहा है तो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी कुछ चीज़ें। मतलब कमेंट, मतलब आप मुझे फीडबैक तो दो ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। और ये रही मेरी इंस्टा आईडी, साथ में बिलव्ड अकेडमी लिखा होगा, तो आप मुझे आराम से ढूंढ ही सकते हो सोशल मीडिया में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।